हेलो लर्नर्स, पहले आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो यूजीसी नेट है फर्स्ट पेपर वो एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी फीस उससे नहीं लिया जाएगा। और यूजीसी नेट पेपर 2 का जो सेट है वो 2018, 19, 20 का जो दो दो शिफ्ट्स होते हैं हिंदी का, वो भी दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में देखते हैं। तो ये इग्नो का जो बीए या एमए है दोनों के लिए उपयोगी है। एमए में ये सेकेंड ईयर में आता है। MHD5 इसका कोड है। हिंदी समालोचना और हिंदी साहित्य सिद्धांत और समालोचना इसका नाम है एमए में। और बीए का जो पुस्तकें हैं अभी मैंने उसको नहीं देखा है, तो कौन से सेमेस्टर में आ रहा है आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पहले प्लेटो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो प्लेटो से काव्य शास्त्र का विश्लेषण अच्छी तरह से एक स्थिर रूप से प्रारंभ हुआ। तो प्लेटो से पहले जो भी दार्शनिक थे या जो भी फिलोसोफर्स थे, तो उन्होंने काव्य शास्त्र का उतना विश्लेषण नहीं प्रारंभ किया जितना प्लेटो ने किया है, ठीक है? तो ज़्यादातर ये पाश्चात्य शास्त्र में जो भी विश्लेषणकार हैं सभी एक प्रकार से फिलोसोफर्स ही हैं, ठीक है? दार्शनिक हैं, ठीक है? तो पहले अब प्लेटो से पहले भी बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, ठीक है? लेकिन हम काव्य शास्त्र का विश्लेषण जब करते हैं तो प्लेटो से करते हैं, ठीक है? तो प्लेटो देखिए, अब प्लेटो के अनुसार काव्य जो है वो राष्ट्र की जो राष्ट्र में युवा लोग हैं उनको बिगाड़ने का काम करता है, ये प्लेटो का मानना है, ठीक है? तो जैसे अब ज़्यादातर जो काव्य हैं वो ज़्यादातर एक ही विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो आपको भी पता है और मतलब सभी को पता है। तो जो भी प्रेम संबंधी जो भी विषय है उस पर ज़्यादातर काव्य लिखे गए हैं। अब ये एक कह सकते हैं कि हम समय का कुछ हेर फेर कहें या कुछ कहें, लेकिन जो अन्य विषय पर भी काव्य लिखे गए हैं उनको ख्याति बहुत कम ही मिल सकी है, ठीक है? तो इसका कारण भी बहुत है। अब चलिए जो भी हो, इसके बारे में और भी विश्लेषण कर सकते हैं, करने बैठे हैं तो बहुत सारा विश्लेषण होता है इसमें। तो प्लेटो ने बात सीधी कही कि अब जो काव्य है उसमें जो कवि है वो उलझा रहा है लोगों को, तो बुद्धि का विकास तो रुक जाएगा। मतलब बुद्धि ठीक से काम ही नहीं करेगी जब काव्य में इस प्रकार से जो भी प्रेम प्रसंग है वो आते हैं, तो उसमें तो जो युवा लोग हैं वो उलझ जाते हैं। तो उन्होंने तो यही कहा कि काव्य एकदम उससे कोई भी लाभ नहीं है देश को, और ये देश के लोगों को बिगाड़ने का काम करता है ज़्यादातर, ठीक है? अब बात तो इन्होंने ठीक कही, लेकिन ये नहीं कही कि सभी काव्य ऐसे ही होते हैं, ठीक है? मतलब ज़्यादातर कहा इन्होंने, मतलब ज़्यादातर जो भी काव्य हैं वो लोगों को बिगाड़ने का ही काम करते हैं। और मतलब यहाँ पर ये बात है कि कुछ काव्य ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं या बुद्धि के विकास में अपनी सहायता देते हैं, ठीक है? वो बात अलग इन्होंने रखी। पर जब प्लेटो की बात करते हैं हम, तो हमको एक बात जान लेना चाहिए। तो एक बात हमको जान लेनी चाहिए कि इनका जो समय था ना, वो लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व था। मतलब पहली शताब्दी से 400 साल पहले, ठीक है? अब मैंने इसे पिछले वीडियो में समझाया था ईसा पूर्व क्या होता है, ठीक है? तो ध्यान रखिए, जो भी हम पहली शताब्दी से पहले जाते हैं ना, तो ईसा पूर्व कहते हैं। तो ईसा पूर्व हमेशा उल्टी तरह से गिना जाता है, ठीक है? मतलब अब
पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। गिनती मतलब अब अब से पहली शताब्दी मतलब 2000 साल, अब ईसा पूर्व चौथी शताब्दी मतलब 2400 साल पहले थे। प्लेटो प्लेटो का समय तब था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अ, किताबें लिखी। तो उसमें पोलेतेइया, रिपब्लिक, आयोन, ठीक है। तो ये सभी मुख्य हैं। तो ये 3 किताब मुख्य हैं। तो अब जो सुकरात हैं वो भी इनके पहले के दार्शनिक हैं। तो अ, जो इनके जो टीचर थे वो सुकरात थे, ठीक है। जो मतलब प्लेटो के टीचर हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही इनको बहुत कुछ बातें बताई हैं। फिर भी प्लेटो के जो विचार हैं वो थोड़ा अलग हुए। अब इन्होंने दिव्य डिवाइन इंसैनिटी के बारे में बताया है। तो कहते हैं कि जो मूस देवी होती है, लगभग ये पाश्चात्य लोग के जो सरस्वती मानी जा सकती है, मूस जो देवी है इनकी। तो इन्होंने कहा कि जो भी कवि होता है तो वो जब काव्य की रचना करता है तो उस समय उनकी जो देवी होती है उनसे उसकी बुद्धि को ले लेती है। मतलब काव्य रचना के समय जो कवि की बुद्धि होती है वो मूस जो देवी होती है वो ले लेती है। तो इस कारण से जो भी काव्य होता है उसमें बुद्धि की शून्यता पाई जाती है, ऐसा प्लेटो का मानना है, ठीक है। तो इसको उन्होंने डिवाइन इंसैनिटी कहा इंग्लिश भाषा में, ठीक है। और उनका यह मानना है कि जो कवि है वो जो भी देवी शक्ति है उसके कारण ही काव्य की रचना करता है। और यहाँ पर कवि एक माध्यम की तरह होता है जो देवी या शक्ति या देवी जो विचार है वो देवता लोग कवि के द्वारा कहलवाते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है, ठीक। तो यहाँ पर काव्य सत्य और अनुकरण, इस बात में भी हम बात करें तो प्लेटो का मानना है कि जो भी कवि होता है या रचनाकार होता है वह अनुकृति या अनुकरण करता है प्रकृति का। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जब एक कवि एक कमल का वर्णन करता है तो वह अनुकरण कर रहा है प्रकृति के द्वारा रचित कमल का या कमल की सुंदरता का। तो अब जो कमल है वो सच में ही सुंदर है या सच में ही सुंदर बनाई गई है प्रकृति के द्वारा, और कभी उस सुंदरता की अनुकृति कर रहा है या अनुसरण कर रहा है या उसके पीछे चल रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ जैसी है कभी वैसे ही बता रहा है या फिर उसमें जो थोड़ी बहुत बातें जोड़ रहा है या घटा रहा है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो चीज़ प्रकृति ने बनाई उसको कवि वर्णन कर रहा है या उसका अनुसरण करके वर्णन कर रहा है। तो अब यही बात प्लेटो ने कही कि इसमें बड़ी बात क्या है, कुछ बातें जोड़ी जा रही हैं, कुछ घटाई जा रही हैं या जैसी की वैसी ही बताई जा रही हैं, या संभाव्य अवस्था में भी कभी बताने का प्रयास करता है। कभी कभी जैसे अब मान लीजिए कमल खिला नहीं है तो कवि कहेगा कि थोड़े ही समय में कमल खिल जाएगा सुंदर बनकर। अब प्रकृति में तो सच में जो वो कवि देख रहा है कमल तो खिला नहीं, फिर भी उसकी संभावित अवस्था पहले से ही भविष्यवाणी बता रहा है, इसमें भी अनुकृति है, ठीक है। तो अनुकृति या अनुसरण मतलब पीछे चलना, मतलब प्रकृति के पीछे चलना, ठीक है। तो ये प्लेटो की कुछ सिद्धांत हैं। और
तो कवि या कलाकार अनुकरण करता है, ये एकदम प्लेटो की बात है। और प्लेटो का प्रत्ययवाद इस प्रकार 10 मिनट हो गए वीडियो के। देखिए, अब मैंने तो सोचा था कि सारांश बताऊंगा सभी का, लेकिन प्लेटो ने बहुत समय ले लिया। तो नैतिकता के बारे में बहुत ही बातें बताई गई हैं। प्लेटो का एक बात अच्छी लगी मुझे कि नैतिकता के बारे में एकदम उन्होंने अच्छी बातें कही, एकदम हटकर है। मतलब पूरे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो का सिद्धांत एकदम पूरा हटकर रहेगा, एक पढ़ेंगे तो मतलब इन्होंने जो कहा एकदम सही बैठता है, आज भी सही बैठता है वैसे तो। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो नाटक हैं वहाँ के, तो उसमें ये दिखाया गया है जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे काम करके भी दुख भोगते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तो इस प्रकार की रचनाओं से नैतिकता समाज में कम हो जाती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। क्योंकि जो पाठक हैं वो पढ़ेंगे ऐसे नाटक या काव्य, तो वो भी यही सोचेंगे कि बुरे काम करके भी हम अच्छे से खुशी से रहेंगे, तो इससे समाज में नैतिकता कम हो जाएगी, ऐसा प्लेटो का मानना है। ये सच भी है वैसे। तो इस प्रकार के काव्य को इन्होंने कहा कि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, है ना। तो एकदम प्लेटो अपनी बात पर एकदम अडिग हैं, और ये बातें आज भी सच बैठती हैं। तो सच में जो भी साहित्य है ऐसा होना चाहिए जिससे सभी को खुशी मिले और समाज में अच्छाई बढ़े, नैतिकता बढ़े, ऐसा साहित्य होना चाहिए। तो ऐसे देखें तो ऐसे साहित्य की कमी आज एकदम है, ठीक है। तो हिंदी जगत में भी देख लीजिए, गाने लिखे जाते हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, नैतिकता एकदम एकदम नैतिकता का पतन हो जाता है, होने वाला रचनाएं लिखी जा रही हैं ज़्यादातर, है ना। तो पूरे भारतीय भाषाओं में भी यही हाल है, जो भी नए नए गाने लिखे जाते हैं उनका यही हाल है। तो कुछ गुण बताए हैं इन्होंने काव्य के। तो कहा है कि सरलता होनी चाहिए काव्य में, तभी अच्छी लगेगी, सभी को समझ में भी आएगी। काव्य का विषय धार्मिक या नैतिक होना चाहिए। तो धार्मिक ना सही, कम से कम नैतिक तो हो ही सकती है। तो अतिशय कल्पनाशील एवं भावुकता से दूरी, मतलब एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ है नहीं है उसको एकदम कल्पना से बना के लिखें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, प्लेटो का मानना है। लेकिन अब ये जो कल्पना की बात है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इस बात पे थोड़ा विचार हो सकता है, क्योंकि कल्पना के बिना काव्य लिखना थोड़ा कठिन होता है। और वैसे तो बहुत सारी कविताएं जो कल्पना आ, को आधार बना के लिखी जाती हैं, वो तो वास्तविकता में किसी न किसी वास्तविक समस्या को लेकर उसको आधार बनाकर कल्पना के रूप में लिखा जाता है। तो ये प्लेटो का जो सिद्धांत है, इस पर थोड़ी क्या कहते हैं, आलोचना हो सकती है, ठीक है। तो सत्य शिवम का समावेश, मतलब जो काव्य लिखा गया है उसमें सत्य होना चाहिए, और शिवम मतलब शुभ होना चाहिए। मतलब जो चीज़ सत्य है वो शुभ ही होगी ना, है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि कमल खिल गया पानी में, तो अब खिल उठा या कमल हंस उठा पानी में, तो अब कमल कैसे हंस सकता है, ये तो एकदम असत्य है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि कमल खिल तो नहीं सकता, लेकिन अब इसमें सत्य क्या है कि जो मन है वो उसमें अ, खुशी खिल गई, इसको अगर इस अर्थ में लिया जाए तो ये सही है, ये सत्य है, ठीक है। तो जो लिखा गया है काव्य में, उसको दो तीन अलग अलग अवस्थाओं में देखें तो कहीं ना कहीं सत्य मिल ही जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर सत्य का इतने अर्थों में हम ले सकते हैं। तो सरल शब्दों में तो काव्य के गुण फिर से देख लेते हैं। सरल हो, काव्य का विषय धार्मिक या नैतिक हो, कल्पना से दूर हो, भावुकता से दूर हो, सत्यम शिवम का समावेश हो, ये सब प्लेटो का मानना है। तो बहुत सारी बातें हैं, अब ये सब प्लेटो के अनुसार हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा फिर से। इसमें सभी का जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आलोचनाकार हैं, विश्लेषणकार हैं, कवि हैं, उनका सरल सारांश दिया जाएगा। तो प्लेटो ने बहुत समय ले लिया। तो काव्य प्रयोजन प्लेटो के अनुसार सत्य उद्घाटन, मानव कल्याण, राष्ट्रोत्थान। ये राष्ट्रोत्थान वाली बात बहुत अच्छी लगी मुझे वैसे तो, जो कि आजकल के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो राष्ट्रोत्थान पर भी जो भी कविताएं लिखी जाती हैं बहुत कम है वर्तमान समय में। तो कहीं ना कहीं इसकी भी आवश्यकता है। तो पूरा काव्य हमारा एक ही चीज़ पर चल रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए, जो भी हो, प्लेटो को समझाने का प्रयास किया मैंने। और डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। इससे जो भी और भी हैं विश्लेषणकार, उनको हम 10 मिनट में समेटने का प्रयास करेंगे। ऐसा ना हो जाए कि जैसे प्लेटो का इतना बड़ा हो गया वीडियो, वैसा ही सबका बन जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष रूप से बीए और एमए सेकेंड ईयर वालों के लिए ये विशेष है, और बीए के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद।